is getting 40,000 rupees tension free month on month. ओके, सपोज अगर मेरी 50,000 सैलरी है तो अकॉर्डिंग टू यू कितना पैसा मुझे उसमें से बचाना चाहिए और कितना खर्च करना चाहिए? Your kitty will be 5 CR. Imagine. इमोशंस कितना प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? पहली बात तो हम लोग को देख के सब लोग डर जाते हैं, अरे यार अभी पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको फाइनेंशियल जर्नी में 3 फाइनेंशियल रूल्स अगर याद रखने हो तो वो कौन कौन से हैं? मेरा 5 ईयर का पोर्टफोलियो है, उसमें से मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो भी सेम रहे और वो इंक्रीज होते रहे और मुझे कितना सर्टेन अमाउंट मिल सकता है? फाइनेंशियल अगर किसी को प्लानिंग करनी है एज अ कॉमन इंडियन तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके अंदर ये रहेगा कि क्यों करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए? एक इंडिविजुअल once he starts his job, first thing he should have his own health insurance, he should have his own term insurance. Okay. Why term insurance? Because जैसे उनका एज कम होता है जो प्रीमियम आती है वो भी कम होती है। लाइक अराउंड इफ ही इज 21 years, 20 साल में ग्रेजुएट हो गया, 21 साल में जॉब को लगा, सो अराउंड 6 to 7,000 रुपीज उसका 50 lakhs के लिए आ जाएगा पर ईयर। सो दैट इज अ स्मॉल अमाउंट एंड दैट विल बी फॉर द होल लाइफ। उसमें आपको चाहिए तो डिवाइड कर सकते हैं, मंथली लेना है तो मंथली ले सकते हैं, हाफ ईयरली यू कैन टेक इट। एंड द सेकंड पार्ट इज द हेल्थ इंश्योरेंस। वाई हेल्थ इंश्योरेंस? इमरजेंसी कैन हैपन एनी टाइम, सो वो सब कवर करने के लिए वी शुड हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। दैट इज अ स्टार्टिंग। थर्ड पार्ट, इफ यू सी, यू शुड स्टार्ट अ SIP। SIP क्यों करनी चाहिए? 1,000 रुपया बोलो या 500 रुपया से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर अर्ली यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट ऑल्सो अर्ली। जी, रिटायरमेंट अर्ली मतलब आप सोच सकते हो ना कि अगर आपने 1,000 किया एंड टॉप अप करते गए एवरी ईयर बाय 10% और 20%, सो योर किटी विल बी मोर बाय द टाइम यू डिसाइड 20 years के बाद या 25 years के बाद रिटायरमेंट के लिए। सो योर किटी विल बी अराउंड 1.5 CR के आसपास किटी हो जाएगी अब। जी, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में और एक वेल्थ क्रिएशन में। जनरली अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो लोग उसे, अगर इंडिया में जब लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च हुआ था तो वो लाइफ इंश्योरेंस के असली महत्व के हिसाब से लॉन्च नहीं हुआ। वो लोग इसलिए लेते थे उसको कि उनको एक प्रीमियम अमाउंट दिखता था कि आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years हमें इतना प्रीमियम जो हम लोग पे कर रहे हैं उसका हमें इतना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे 2 चीज क्लब हो जाती है कि मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान करूँ या फिर वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से प्लान करूँ, या फिर मुझे दोनों अलग तरीके से सोचना चाहिए। करेक्ट, वॉट एवर यू आर सेइंग दैट इज करेक्ट। देयर आर 2 टाइप्स। वन इज लाइक जैसे आपने कहा कि मैंने इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट भी मर्ज कर दिया। सी, यू शुड नॉट पुट all the eggs in one basket. You should always diversify your investments also. Second thing, अगर जैसे आप बता रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकता हूँ, of course कर सकते हो, बट उसका कैसे? अगर आप रिटर्न्स देखोगे, पहले कैसे होता था, ओनली LIC was there. अगर आप रिटर्न्स देखोगे, so that great returns were not there. But what we say always do some investment. भले आप बैंक में रखने से अच्छा, it is always to diversify and put all your investment in different fields. But as I told you, first thing, लाइफ तो कवर होनी बहुत जरूरी है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपने वेल्थ क्रिएशन नहीं किया, सो अभी का पीरियड अगर आप देखोगे, पहले कैसे होता था, पीपल यूज्ड टू गेट रिटायर्ड द एज ऑफ 58, मोर देन दे यूज्ड टू सर्वाइव टिल 65-70 एट द मोस्ट, फिर उनका डेथ होता था। बट अभी नहीं ऐसा है, अभी लॉन्ग लिविंग हो गया है। सो द स्पैन फ्रॉम 60 years to 85 years, इट्स अ लॉन्ग, 25 साल। सो मुझे वेल्थ क्रिएशन 25 साल के लिए अभी करना है। सो दैट वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड। सो अभी यहाँ पे हमारे पास आज के टाइम पे बहुत मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे SIP हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गए, गोल्ड हो गया, एंड इवन सम ऑफ द LIC की स्कीम्स भी हो गई। सो व्हाट डू यू थिंक कि जनरली विच इज़ बेटर एंड कौन से पर्पस के लिए हमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए? अगर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे रियल स्टेट से, रियल स्टेट मस्ट है। अगर मुझे खुद को रहना है तो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज और अगर आपका सेकंड होम के लिए चाहिए तो ले सकते हो, बट इफ यू कीप अनदर रियल स्टेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी तो बहुत महंगा हो गया है। इफ यू सी, इट इज वेरी एक्सपेंसिव नाउ इफ टू बाय अ हाउस। सो rather than investing over there and getting a returns, like जैसे आपको मंथली रेंट मिलेगा, उसमें रिस्क है। कभी आपका you will get the person rental person or you may not get also, और उसमें फिर मेंटेनेंस पे करो टाइम टू टाइम, all these things are there. So I always feel कि you should always keep only one home
which I want to stay a luxurious home. Second investment, stocks में it is on your appetite. Like if you are ready to take the risk, you can put it into stocks. Okay. Third thing, if you are saying about the gold में भी एक emotional होता है. हाँ. गोल्ड में रखती हूँ बट आई विल नॉट सेल इट बिकॉज इट इज माई इमोशनल. सेम थिंग विद रियल एस्टेट ऑल्सो, आई विल नॉट सेल इट. एक और रातों रात नहीं बिका जाता है रियल एस्टेट. और इवन इन गोल्ड ऑल्सो इमोशनल होता है, मैं बेचूं या ना बेचूं. सो लिक्विडिटी नहीं होती है इमीडिएट. ओके. थर्ड थिंग, इफ यू पुट इट इनटू म्यूचुअल फंड्स, आई ऑलवेज से म्यूचुअल फंड इज गुड because people have got good returns. People have even made a returns of double the amount in 3-4 years also. Correct. जैसे कि मार्केट अभी कहाँ से कहाँ पहुंचा है. So it is the right time to safely play in mutual fund, I always feel. Then if you talk about LIC, as I told you before also, LIC must hai if it is a term insurance. You can put it into ULIP also. In life insurance there is a ULIP. Yes. Unit link insurance plan, you can put it in that also. There are various HDFC के है, ICICI के, you can put in all these companies. It's a safe company where you get decent returns which will beat the inflation. Inflation को beat होना चाहिए ना. Exactly. नहीं तो क्या फायदा है. Emotions कितना play करता है important role in terms of investment? जैसे आपने कहा प्रॉपर्टी में तो मैं बेच नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे रह रही हूँ सेकंड प्रॉपर्टी होगा, सो इमीडिएटली लिक्विडिटी यू विल नॉट गेट. करेक्ट. लिक्विडिटी के लिए यू हैव टू वेट, यू हैव टू सर्च फॉर इट. अगर गोल्ड में भी देखा तो इमोशनल होती है, मेरे मम्मी ने दिएला है या इट हैज कम फ्रॉम माय फोरफादर्स, आई कांट सेल दैट गोल्ड नाउ. तो मैं वापस में बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, सो इमोशन होता है. बट देर आर पीपल इमोशनली, उन लोग इवन इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक ऑल्सो डर के मारे बेचते हैं कि अगर मार्केट गिर गया, मेरा अभी कुछ 50 lakhs का इन्वेस्टमेंट था 30 lakhs पे आया, यू टू वेट, गिव टाइम टू द मार्केट, लेट द मार्केट विल अगेन करेक्शन होगा. इफ यू सी इन 2008 में लेमन ब्रदर्स की वजह से कितना नीचे गया था मार्केट, बट इट हैज कम बैक अगेन, बाउंस बैक हो गया. सेम थिंग नाउ ऑल्सो, इट विल बाउंस बैक. So you have to wait, टाइम देना चाहिए. People have made money also, तो थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. So you should not be greedy also, and you should not be emotional also. So both the things should go hand to hand. इसके लिए एक एडवाइजर की जरूरत है. Who will help you out, who will tell you, who will suggest you. So you are also an advisor, right? आप कैसे एनालिसिस करते हो मार्केट का, and based on some client experience also आप कोई एग्जांपल वगैरह शेयर करना चाहो हमारे साथ? If you see, I've got big ticket size client also and small ticket size clients also. Okay, so big ticket size clients के कैसे होते हैं? I always tell them to diversify their. First, I see that I give them some ULIP का plans, I give them some endowment plans भी दे देती हूँ. Then I put their money into mutual funds. Then I combine their money from endowment and mutual fund, wherein HDFC के बहुत अच्छे अच्छे प्लान है, अगर आपने देख लिया तो उसमें से मैं डाइवर्सिफाई करती हूँ थोड़ा. लाइक इफ यू आर पेइंग 2 lakh rupees, यू आर गेटिंग एवरी मंथ 6,000 विच विल गो टू म्यूचुअल फंड. अगर देखोगे तो चिल्ड्रन एजुकेशन इज टेकन केयर ऑफ इट from that money only. Because every time whenever I go to the client, उनका नया नया कुछ होता है. नहीं अभी मुझे कार खरीदनी है मैडम, कितने की है कार? 15-20 लाख की है. सो आई टेल देम 15-20 लाख की है ना, चलो यू स्टार्ट 50,000 rupees का SIP. विदिन अ ईयर यू कैन buy a new car, or within 2 years you can buy a better car. So that way I go and suggest them. उनका जो spending होता है वो भी कम हो जाता है, and the money is diverted to the investment in mutual funds. A person wants to buy a house, okay, for example, if he is buying a house for 1 CR, okay, 1 CR में I always tell them 10 लाख रुपया उनका डाउन पेमेंट कर दो, 90 lakhs का आप लोन ले लो. ओके, लोन में आपको 80,000, 75 to 80,000 आपका EMI आ जाएगा. सो व्हाट आई टेल देम, एक यहाँ पे मेरे पास 25,000 की एक SIP स्टार्ट कीजिए फॉर 6 years. 6 years में whatever the interest you are paying, this interest will be interest free for you. Okay. So that way to know more you can just contact. तो मतलब वो लोन आपका इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा. इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा. So that is actually good technique to get interest free. Yes. मगर आप जितने के लोन लेते हो उतने ही अमाउंट के आप इंटरेस्ट पे करते हो. हाँ, exactly डबल हो जाता है. डबल हो जाता है. तो उससे हम लोग आपको बचा सकते हैं. Yes. Like there are like that also ना. Some people are like that also. One of my clients are there. So उनके पास एक सेकंड होम था. So I always suggested them, why you are keeping that second home? Second home का कॉस्ट कुछ 1 CR है if he sells now. वहां से उसको कितना मिल रहा है?
25,000 रुपया मिल रहा है. Yes. Okay, so I always tell him, you sell that flat, sell that. One day he sold his flat for 1 CR. He put into mutual funds, and where he's enjoying, he's getting 40,000 rupees टेंशन फ्री मंथ ऑन मंथ. सो वहाँ पे 25 मिल रहा था. वहाँ पे अगर जब रेंटल वाला चला जाएगा, देन अगेन ही हैज टू फाइंड द अदर रेंटल पर्सन, ही हैज टू पे द मेंटेनेंस. फिर एवरी 2 years में पेंट करो, एवरीथिंग प्रॉपर्टी, हाँ, देन प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है. ऑल दिस मनी ही हैज टू पे. यू आर नथिंग, यू हैव टू पे 40,000 स्ट्रेस फ्री मिल जाएगा आपको. Yes. So he has done. There are few clients who have done that way. SWP is just systematic withdrawal plan. Systematic withdrawal. With that tool is a very beautiful tool, you know. So can you explain like what is systematic withdrawal plan? Systematic withdrawal plan कैसे है ना? आज मेरे पास 10 लाख रुपया है. Okay. So we always tell why you're keeping it into the bank. बैंक में रखने से आपको कितना मिलेगा? 5%, 6%. Yeah. And your principal amount 10 लाख का 10 लाख रह जाएगा. If you put it into mutual fund, your 10 lakhs will grow. But as 6% के हिसाब से 60,000 मिलेगा yearly. So उसको अपन breakup करके monthly ले लो 5,000 rupees. It will your 10 lakhs rupees also will grow. Correct. But we always tell them जो 5 लाख today you're working. So this 5,000 rupees you invest into SIP. Okay. So from both the places you will get. So early the retirement. कुछ मिथ्स अगर आप शेयर करना चाहो कि आपने अपने क्लाइंट्स में भी देखा होगा. पहली बात तो हम लोग को देख के सब लोग डर जाते हैं. अरे यार अभी पैसा देना पड़ेगा. मैनी पीपल को ऐसे ही लगता है ना कि पैसा देना पड़ेगा. नोबडी वांट्स टू गिव द मनी. दे लाइक टू टेक द मनी बट दे डोंट वांट टू गिव द मनी. तो मिथ में कैसा होता है कि अरे ये आ गया अभी बहुत पैसा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. सो वेयर आई एम टेलिंग यू टू गिव बिग मनी. Start with 1,000 rupees, start with 5,000 rupees, start with 10,000 rupees. It is on your need and your appetite. आप कितना दे सकते हो. But still the people are feeling नहीं बहुत पैसा जाएगा, मेरा पैसा जाएगा. But once they see the amount grown, अभी मुझे पैसे चाहिए, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अभी चाहिए वापस. अगर लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट रखा है, so that will fetch you a very good return. Okay. Very good means very good. So आज के बच्चे अगर if you see ना now the new generation they know about investments क्योंकि आजकल tech savvy children are always with it. तो वहाँ पे बहुत सारे investments के plans होते हैं, बहुत सारे. So they starts at the early age only. 500 रुपया, 1000 रुपया they start investing. So it's a good thing also. अगर आपको फाइनेंशियल जर्नी में 3 फाइनेंशियल रूल्स अगर याद रखने हो तो वो कौन कौन से है? Live below your means. Live below your means मतलब अगर खर्चा उतना करो जितना आप कर सकते हो, not over. And the second one is diversification of your investments, as I told you. And the third rule is invest for long term. Long term में अगर invest करोगे तो आपकी किट्टी भी बड़ी हो जाएगी and before time you will retire. Okay, suppose अगर मेरी 50,000 सैलरी है तो according to you कितना पैसा मुझे उसमें से बचाना चाहिए और कितना खर्च करना चाहिए? Okay, अगर आपकी सैलरी 50,000 है, you should always follow 50-30-20 रूल्स. जी. 50 इज फॉर द एसेंशियल. अगर आप रेंट पे रह रहे हो या मेंटेनेंस वगैरह, खुद का घर हो तो मेंटेनेंस वगैरह पकड़ के, देन घर का खर्चा, ग्रोसरी वगैरह सब पकड़ के 50% विल गो देयर. मतलब 25,000 मेरे विल गो देयर. ओके. 30% विल बी योर नॉन एसेंशियल, लाइक माय हॉबीज. आई वांट टू, मुझे मोटरसाइकिल से लंबा घूमने जाना है, तो पेट्रोल वगैरह सब आ गया. मूवीज देखने, ऑल दिस नॉन एसेंशियल में आपका 30% आ गया. एंड 20% यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट. इन्वेस्टमेंट इज मस्ट. 20% शुड गो ऑन इन्वेस्टमेंट्स. लाइक आपका अगर 50,000 सैलरी है, 10,000 तो आपका इन्वेस्टमेंट में जाना जरूरी है. तो ये 10,000 रुपए सपोज मुझे इन्वेस्ट करने हैं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे? कि दिमाग में पहले क्या आ जाएगा? Fixed deposit. But if you invest RD बोलो, fixed deposit बोलो, but that will not beat the inflation. Okay. Second thing, if you see stock, stock में काफी risk है. If you are ready to take the risk, you can go ahead. ज़्यादा profit, risk also ज़्यादा. So both the things you have to bear. तो उतना आप में हिम्मत चाहिए कि bear करने के लिए. Third thing, into mutual funds. If you invest 10,000 rupees into mutual fund, do an SIP. Within 15 years, your money will be. अगर आप 12% से भी पकड़ोगे तो 75 lakhs हो जाएगा. अगर 15% से पकड़ोगे
grow, तो it will be more than 1 CR. इमरजेंसी फंड भी होता है राइट, कि इमरजेंसी फंड भी मुझे रखना चाहिए। चलो, इसमें से based अभी on जो the- 10,000 आपने कहा ना, हाँ। उसमें से 2,500 इमरजेंसी फंड में रख सकते हो, क्योंकि बिकॉज आपकी सैलरी 50,000 होगी, तो 10,000 में आपको डाइवर्सिफाई करना है। यस। सो आई विल डू 2,500 के 4 फंड्स में दे दूंगी, उसमें से एक इमरजेंसी फंड। बेस्ड ऑन दी डिफरेंट क्लाइंट आप जो हैंडल करते हो राइट, सो उसके अंदर ऑलमोस्ट सब डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के भी होंगे, करेक्ट? सो व्हाट यू फील विच इज द राइट एज फॉर द इन्वेस्टमेंट? सी, सब लोग को ऐसा लगता है कि ये मेरा राइट टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट। ऑलवेज देयर इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन प्लान एंड यू कैन इन्वेस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू एक 40 years ओल्ड पर्सन, वो बोलेगा मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं, बट इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज टुडे, इन 50 years के जब वो हो जाएंगे, हिज किटी विल बी अराउंड 75 lakhs 80 lakhs रुपीज हो जाएगा। 60 years में जब उनका रिटायरमेंट आ जाएगा 20 years के टाइम पे, हिज किटी विल बी अराउंड 1.5 CR। तो आप समझो ना, उसका जो रिटायरमेंट से जो पैसा मिलेगा प्लस दिस 1.5 CR, सो हैप्पीली ही कैन स्टे ना फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। जितना अर्ली करोगे उतना जल्दी रिटायरमेंट आप सोच सकते हो। ओके, सपोज एन एग्जांपल, मेरे पास इस टाइम पे 75 lakhs रुपीज है राइट, और मुझे एक घर खरीदना है जहाँ से मुझे एक रेगुलरली रेंटल इनकम आ सके। सो उसको मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ और क्या क्या प्रोसीजर हो सकती है उसके लिए? अभी मुझे पहले बात बताइए कि 75 लाख रुपीस का आपने अगर समझो होम ले लिया, तो उसके ऊपर आपको कितना रेंटल इनकम मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 20-25,000। 20-25,000 आपको मिलेगा। Yes. उसके बाद एवरी ईयर यू हैव टू सर्च फॉर अ न्यू रेंटल पर्सन। उसमें से मेंटेनेंस कितना जाएगा? 3-4,000 रुपीज मेंटेनेंस विल गो। व्हेन यू आर चेंजिंग, तो ब्रोकर को आपको ढूंढना पड़ेगा। ब्रोकर विल चार्ज यू वन रेंट, एटलीस्ट वन रेंट। ओके, तो उस एवरी 1 year और 2 years में यू हैव टू मेंटेन योर हाउस, पेंट करो, सब करके दे दो। सो दिस ऑल कॉस्ट इज देयर, wherein if you put the same amount into mutual fund for 15 years or for 20 years, your kitty will be 5 CR. Imagine, in 15 to 20 years. तो आपको 15-20 साल के बाद काम करने की क्या जरूरत है? You can with SWP you can systematically withdraw your money and बैठो ना फिर अच्छा से आराम से रिटायरमेंट लाइफ, wherever you want to go, घूमने जाओ, आपके जो भी हॉबीज है you तो do it. सपोज मेरा 5 CR का पोर्टफोलियो है, उसमें से मैं कितना मैं विड्रॉ कर सकता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो भी सेम रहे और वो इंक्रीज होते रहे, और मुझे कितना सर्टेन अमाउंट मिल सकता है? कि 6% के हिसाब से आपको विड्रॉल करना है। अच्छा, ओके। नॉट मोर देन 6%। तो अगर आपको ज्यादा की जरूरत है तो 7% ज्यादा से ज्यादा। बट इफ यू वांट टू ग्रो दैट 5 CR मोर टू 10 CR, you have to only withdraw 6%. जो भी अमाउंट है उसका 6% विड्रॉल कर सकते हो, and that also absolutely tax free you will be getting it. How to save the tax, that also I will show you. अगर मार्केट ऊपर होती है तभी भी लोग बोलते हैं कि मार्केट तो बहुत ऊपर गई है, इस टाइम पे इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। जब नीचे होती है तब लोगों को डर लगता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो और नीचे चली जाएगी। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट टाइम, और कैसे जज कर सकते हैं मार्केट को? Always there is a right time. मार्केट ऊपर रहे या नीचे रहे, you first step you have to take, इन्वेस्टमेंट करना है आपको। क्योंकि जब SIP करते हो तो उसका एवरेज आउट होता है। I always tell you ना 12% पकड़ के चलना, but if you see people have got around 40-45% returns. Okay. But I'm not telling you a bigger figure. कुछ नहीं, in bad market also you will get 12% returns. Okay. So always there is a right time. ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, एंड आज हमने जो भी क्वेश्चन आंसर्स करे थे उसका काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से आपने उसको आंसर करा है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि जिसने भी ये पॉडकास्ट देखा होगा दे विल एटलीस्ट गेन सम फाइनेंशियल नॉलेज, और वो डेफिनेटली उनको कोई फ्रूटफुल होगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो थैंक यू सो मच मैम। इन फ्यूचर इफ एनीवन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, सो आई विल शेयर द योर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन so they can connect with you. Thank you so much.